हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लासेस में। माई सेल्फ अंकिता। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसाम MHRB फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में। इसकी फॉर्म फिलअप पहले ही हो चुकी है, अभी वेट है सिर्फ एग्ज़ाम के डेट का अनाउंस होने का। एग्ज़ाम का डेट होपफुली अगस्त टू सितंबर तक अनाउंस होने वाला है। सो इट्स बेस्ट टाइम कि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो बेटर वे में करें, बिकॉज जब एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ हो जाएगा तब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा सिलेबस को रिवाइज करने का, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो आज का हमारा वीडियो का गोल यही है कि हम आपको ये समझाएं कि कैसे आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। टोटल 16 पोस्ट है इस एग्ज़ाम में, तो आप इन पोस्ट के लिए किस हद तक तैयारी कर सकते हैं, कितना बेटर आप प्रिपरेशन ले सकते हैं ताकि आप जो है ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, क्या है इसका सिलेबस और क्या रहने वाला है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका सिलेबस जानना, और प्रॉपरली उसके सिलेबस को जानने के बाद ही अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करना। सबसे पहले हम लोग सिलेबस में ही देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को कि कैसा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस एज वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम का जो पॉइंट है वो 100 मार्क्स में भी यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका 30 मार्क्स का रहता है टॉपिक एंड पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द मेन 70 मार्क्स टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है। तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस रहते हैं। MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको राइट आंसर चूज करना होता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 120 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है, टोटल 2 आवर्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एज आई सेड अर्लियर 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज ऑल्सो 100। 1 marks for correct answer and 0.25 for each wrong answer। यानी यस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। सो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ऑप्शंस रीड करना है और ऑप्शंस को, सही ऑप्शंस को चूज़ करना है। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस, मान लो कि आप 50 क्वेश्चंस राइट करते हैं तो आपका मार्क्स 50 यहाँ पर बना, बट आपने गलती से 10 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग कर दिया है। या तो क्वेश्चन रीडिंग करने में आप गलत किए हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन समझने में गलत किए हैं, या फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ थोड़ी सी वीक है, इसके कारण आपका जो है वो 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ है। तो इसमें जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका जो टोटल स्कोर था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यू शुड चूज़ द ऑप्शन वेरी वॉइजली। एंड आपको ये बात ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो है वो सेफ, यहाँ पर सेफ जोन में रहना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो 2 पार्ट्स रहने वाला है वो क्या क्या है। जैसे पार्ट ए एंड पार्ट बी में एग्जामिनेशन होगा। पार्ट ए 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट यहाँ रहने वाला है, पार्ट बी 70 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट यहाँ रहेगा। अब हम लोग देखेंगे डिटेल में इसका सिलेबस क्या है, पार्ट ए का सिलेबस क्या है। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे इसमें जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ टोटल कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस रहने वाला है आपका। तो और 30 मार्क्स एज वेल, 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स, जिसमें से सब्जेक्ट्स का जो डिवीजन है वो जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड में जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। मेनली जो जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन रहता है ये स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को पहचानने के लिए किया जाता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन में वो स्टूडेंट किस तरह से सोचता है, उसका IQ किस लेवल का है, ये देखने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें और अगर टॉपिक्स की बात कर ले तो विजुअल मेमोरी
डिस्क्रिमिनेटिंग रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल अरिथमेटिकल नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जनरल अगर आप कोई भी जनरल एप्टीट्यूड का बुक फॉलो करेंगे, एक अच्छी ब्रांड की, एक अच्छी पब्लिकेशन की बुक आप उठाकर इसमें से रिवीजन करेंगे तो ये बहुत इजीली आप कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी टॉपिक में और क्या क्या पोर्शंस इंक्लूडेड है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे, जैसे ये पर्टिकुलर आसाम का एग्जामिनेशन है तो आसाम का एनवायरनमेंट, वहाँ का सराउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, वहाँ का सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा आपको। करंट इवेंट्स जो करंट अफेयर्स से उठा के लेकर पूछा जाता है। मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे एजुकेशनल सेक्टर्स हो गया या फिर पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें देखने को मिलता है इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस एंड जनरल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप 11-12 का जो बेसिक एनसीईआरटी है उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली फॉलो कर सकते हैं। और आप लूसेंट जनरल नॉलेज की अगर बुक फॉलो कर ले, लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक अगर आप रीड करें तो वहाँ आपको पॉलिटी या फिर हिस्ट्री, कल्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। इस पोर्शन को पढ़ने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन को उठा करके थॉरली उसमें नहीं जाना है। ओवरऑल आपको आइडिया रहना चाहिए, आपको आसपास के न्यूज़ पढ़ते रहना चाहिए, क्या हो रहा है, अपडेटेड, आपका जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहना चाहिए। आप कितना ऑप्टिमिस्टिक है ये जानने के लिए बेसिकली ये सारा जो टॉपिक्स रहता है वो ऐड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पार्ट ए में और क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे वोकैबलरी बहुत अच्छे से टेस्ट की जाती है, स्टूडेंट्स की ग्रामर नॉलेज देखा जाता है। आपको वोकैबलरी और ग्रामर से रिलेटेड जो यहाँ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ये हर एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं। बाकी स्पेलिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, यूज़ ऑफ ए एंड द, ये जो बेसिक आर्टिकल्स है इसके यूजेस आपको पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अगर आप एक अच्छी इंग्लिश की बुक फॉलो करें तो आप इसको भी बहुत इजीली कवर कर लेंगे। इंग्लिश का टॉपिक से जो क्वेश्चंस आता है बहुत ज़्यादा ना तो टफ होता है ना ही बहुत ज़्यादा इजी होता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर डे टू डे लाइफ में 1 आवर भी इसको इंक्लूड करते हैं अपने सिलेबस में पढ़ने को तो आप इजीली इसको भी क्रैक कर सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी की अगर बात करें तो हम लोग को देखने को मिलता है इसमें मेनली MS ऑफिस का जो नॉलेज है वो देखा जाता है, बिकॉज़ आपके जॉब रोल में MS ऑफिस का बहुत इम्पॉर्टेंस होता है। आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती है तो MS एक्सेल का, MS वर्ड का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का क्या नॉलेज है, आप कितना उस पर आपकी एफिशिएंसी है, इसको देखी जाती है। सो बेसिकली वही सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है यहाँ पे, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, ईमेल्स, डिजिटल सिग्नेचर कॉमनली यूज्ड इन सोशल मीडिया हैंडल्स में जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप इसको कंप्यूटर का बेसिक बुक आप फॉलो कर ले तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। साथ ही आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर जो हम लोग आपको करवाएंगे रिवीजन, उसमें से भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पार्ट ए जो है उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, पार्ट ए बहुत इजीली कवर अप हो जाता है। टाइम टू टाइम बस इतना ज़रूरी है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि पार्ट बी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ पूरा का पूरा फोकस आप उसी में करेंगे, पार्ट ए में नहीं देंगे। दैट शुड नॉट बी द योर स्ट्रैटेजी। आपको दोनों को ले करके चलना है, इसको भी आपको पर डे 1 to 2 आवर्स पढ़ना है एंड पार्ट बी को ज़्यादा पढ़ना है। नाउ विल कम टू द मेन टॉपिक जो इस
एग्ज़ाम का है या फिर एफएसओ का, सभी स्टेट का एग्ज़ाम का मेन टॉपिक आपका यही पोर्शन रहता है, टेक्निकल पार्ट, जहां आपको देखने को मिलता है फूड लॉज की टॉपिक, और जो फूड साइंस का जो टॉपिक है वो सभी कुछ इसी पोर्शन में आता है। सो फर्स्ट यूनिट वाइज यहाँ पर सेपरेशन की हुई है आपको, ताकि सिलेबस को समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि अगर हम सिलेबस को बहुत ही इजी वे में समझ चुके हैं, उसका एक एक टॉपिक हमें पता है, तो हमारा प्रिपरेशन करने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, हमारा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सो इसी इंटेंशन के साथ सेपरेटेड आपको यूनिट वाइज जो है सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आप जब जॉब रोल में भी आ जाएंगे तो आपको फूड लॉज का नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको डे टू डे लाइफ में इसी लॉ पर बेस्ड काम करना है, आपकी वर्किंग इसी पर बेस्ड होने वाली है। सो फर्स्ट में इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज का जो टॉपिक है दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, एफएसएस एक्ट 2006। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स, paradigm shift from PFA to FSSAI and its 12 chapters and 101 sections of the act. जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, दे नो वेरी वेल दैट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कंसिस्ट ऑफ 12 चैप्टर्स एंड 101 सेक्शंस। और ये सभी चैप्टर्स, सभी सेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट है कि एक एक सेक्शन से उठा करके अगर आप देखेंगे सो हर एक चीज़ से क्वेश्चन बना हुआ है, इन डेप्थ में क्वेश्चन बना हुआ है। सो यहाँ पर जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है वो तो है ही पढ़ना, साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के आने से पहले 2006 से पहले ही 7 एक्ट्स हुआ करता था, 7 एक्ट्स एंड ऑर्डर्स हुआ करता था, जिस पर बेस्ड जो है वो फूड इंडस्ट्री रन करती थी। वो 7 एक्ट्स जो है आफ्टर कमिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिपील्ड हो चुका है, बट हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन 7 एक्ट्स को भी पढ़ना होता है। सो वो सभी 7 एक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, लाइक PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, FPO fruit product order, MMPO milk and milk product order, MFPO meat food product order, solvent extraction oil, de-oiled meal and flour control order। इस तरह से जो भी 7 एक्ट्स है वो यहाँ पर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होगा, वो आपको पढ़ना है। वेजिटेबल ऑयल एंड पैकेजिंग कंट्रोल ऑर्डर, एडिबल ऑयल पैकेजिंग कंट्रोल ऑर्डर, ये 7 एक्ट्स जो 2006 टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आने से पहले कंटिन्यूटी में थी, और इसी पर बेस्ड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो FBOs फॉलो करते थे और इसी पर बेस्ड वर्किंग होती थी। बट जब से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया ये सभी एक्ट रिपील्ड हो चुके हैं, क्योंकि सबको कंबाइन करके एक सिंगल एक्ट बना दिया गया है। यही मेन इंटेंशन ही था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का। बाकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने कोर्स में। बाकी यहाँ पर और एक जो 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट है 7 एक्ट से छोड़ करके, वो है एसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ये दोनों एक्ट एज इट इज़ अभी भी मेंशन है, जैसे पहले था अभी भी वही चीज़ है, इसमें कोई भी ये रिपील्ड नहीं हुआ है आफ्टर कमिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इन दोनों एक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट ये जो भी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी कोर्स ऑलरेडी रन हो रही है हमारे ऐप में। पर डे टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक्स मेंशन है वो अपलोड हो रही है। आप भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल नहीं किए हैं। सो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड आवर ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्री पावर जयपुर का ऐप, एंड वहाँ से आप इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसकी प्राइस 3100 है, 3100 इसकी प्राइस है। आपको कोर्स के साथ मिल जाता है फ्री टेस्ट सीरीज़। फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रहा है जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके दिमाग में रहता है और आप एग्ज़ाम में उतना ही बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ देने का मतलब और टेस्ट देने का मतलब, मॉक टेस्ट लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस बैंक अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है आप डे टू डे अपनी जो प्रिपरेशन है वो कितना बेटर हो रहा है,
कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आप एनालिसिस कर पा रहे हैं। ये जो कोर्स आपको मिलने वाला है ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स होगा। सो आप अभी जाकर के डाउनलोड करिए ऐप और अपने आप को एनरोल करें बिना देरी किए, बिकॉज एग्जामिनेशन डेट रिलीज होने के बाद यू वोंट गेट मच टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक्स हमारे यहाँ सिलेबस में इंक्लूडेड है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस 2011 जो एक वास्ट टॉपिक है, इसमें से सारे रेगुलेशंस आपको पढ़ना नहीं होता है। कुछ जो रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एडिटिव्स, पैकेजिंग एंड लेवलिंग, एंड आपको कंटामिनेंट्स, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड लैबोरेटरी एंड सैंपल एनालिसिस। सारे टॉपिक से कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वही आपको पढ़ाया जाएगा, वही आपको पढ़ना है। बिकॉज आप अगर इसका जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट देखेंगे सो इट्स वेरी मच वास्ट, बहुत सारे पेजेस इसमें इंक्लूडेड है। अगर एक को आप पूरी तरह से पढ़ेंगे सो इट टेक सो मेनी टाइम्स, सो यू शुड हैव द गाइडेंस दैट क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो स्किप करना भी आना चाहिए, राइट? तभी आप जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाएंगे। Now we'll see the next topic, that is organizational hierarchy and powers। ये जो है ये बहुत important होता है, इसलिए भी क्योंकि आप अगर पूरे सिस्टम को समझेंगे तो आपके लिए जो है आपका जॉब प्रोफाइल समझना, आपका जॉब रोल समझना बहुत ईजियर हो जाता है कि आप किसके अंडर रहेंगे, आपके ऊपर कौन होगा, उनके ऊपर कौन होगा। ये प्रॉपर जो सिस्टम है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर जॉब रोल this portion of the syllabus is very much important। फर्स्ट में इसमें आता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एफबीओज। एफबीओज का मतलब है फूड बिजनेस ऑपरेटर। सेकेंड है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एफएसओ, जिसके एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उनका पावर और उनकी ड्यूटीज़ आपको जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी पावर एंड ड्यूटीज़ नहीं जानेंगे तो आप अपना जॉब रोल जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड इंटरव्यू में भी आपके जॉब रोल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जिसको इन शॉर्ट हम लोग डीओ कहते हैं। फूड एनालिस्ट, इन शॉर्ट जिसको हम लोग एफए कहते हैं। फूड रिकॉल एंड ट्रेसिबिलिटी, इन सभी के पावर्स और इन सभी की ड्यूटीज़, इनके बारे में जो है हम एफएसएस एक्ट में भी पढ़ते हैं। जो हमारा पर्टिकुलर एक्ट नंबर 26 है वो आपका एफबीओ के बारे में बताता है। एक्ट नंबर 37 आपका एफएसओ के बारे में बताता है। एक्ट नंबर 36 डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में बताता है। फूड एनालिस्ट एक्ट नंबर 45 एंड फूड रिकॉल की बात सेक्शन नंबर 28 में होती है। तो ये सभी सेक्शंस जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में हम लोग कवर करते हैं, और वहाँ हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है इनका मीनिंग और क्या होने वाला है इनका पावर एंड ड्यूटीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। CSW, काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। एपिडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। MPEDA, Marine Product Export Development Authority of India. AgMark, Agriculture Mark. MOHFW, that is Ministry of Health and Family Welfare. डिलीवरी हेल्थ सर्विसेज। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स है वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हैं, और उनको पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। ये जो मैंने यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एक तो क्वेश्चन इसमें से ही बन जाता है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एपिडा स्टैंड्स फॉर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है।
एगमार्क का क्वेश्चन तो कई सारे पीवाईक्यू में देखने को मिला है, एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। सो ये जो सिलेबस जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही अरेंज किया गया है, ताकि कोई भी एक टॉपिक जो है वो ना छूटे और आपको कोर्स में कोई भी चीज़ को चिंता करने की बात नहीं, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरीथिंग इन द कोर्स। सो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, बस आपको क्या करना है कि चीज़ों को समझना है और उनको रिविजन करना है एंड यस मॉक टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फर्स्ट में ही आता है CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। CAC को बनाने वाला यही दो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जॉइंटली यूनाइट करके CAC का गठन करता है। ISO इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। सो ये थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ना है, सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज़। एक्रीडिटेशन बॉडीज़ का मतलब वो होता है कि जैसे लैबोरेटरी को जो सर्टिफाइड करता है, एक्रीडिटेशन देता है कि वो जो है सैंपल की टेस्टिंग कर सकता है। सो फर्स्ट में हमारे सामने आते हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी एंड सेकेंडली वी विल सी इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज़। नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज़ में है NABL, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड calibration of laboratories, and next is QCI Quality Council of India। इंटरनेशनल बॉडी में पहले है ILAC इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन, APAC एशिया पैसिफिक एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन, IAF इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम। यूनिट 2 है FSSAI इनिशिएटिव्स एंड फंक्शन। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर 2008 में FSSAI एस्टेब्लिश हुआ है, ये इसको हम लोग मानते हैं वन सिंगल पॉइंट सभी फूड लॉज एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए, साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए कि कैसे हम लोग फूड सेफ्टी के जो फील्ड है उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर फूड स्पॉइलेज से जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं उससे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। यानी फूड से रिलेटेड जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसके लिए जो एक सिंगल अथॉरिटेटिव बॉडी हमारे सामने आता है, वन नेशन वन लॉ, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में पढ़ना जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप स्टेट FSO एग्जामिनेशन की तैयारी करें या फिर आप सेंट्रल FSO की तैयारी करें। FSSAI इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, जिसका नॉलेज आपको मस्ट है लेना। फर्स्ट में क्या है इसका जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ FSSAI, जहाँ पर हम देखते हैं कि FSSAI का जो आपका एस्टेब्लिश हुआ है वो कैसे हुआ है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके कितने मेंबर्स है, इसका रीजनल ऑफिसेस कितना है, कितने कहाँ का इसका हेडक्वार्टर है, ये सभी कुछ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं FSSAI में। साथ ही ये टाइम टू टाइम जो भी इनिशिएटिव्स लेती है टुवर्ड्स द सेफ्टी पर्पस, टुवर्ड्स द फूड सेफ्टी अप्रोचेस, ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो बोर्ड मेंबर्स होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन कौन करता है, हर एक मेंबर का क्या रोल होता है, साइंटिफिक पैनल कैसे काम करती है, साइंटिफिक कमिटी क्या होता है, सभी कुछ की डिटेल्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं। Overview of system and processes in standards enforcement, laboratory ecosystem, imports, third party audit etc. जैसे फूड आइटम्स है जो बाहर से हमारे इंडिया में आते हैं, उसको हम लोग इम्पोर्ट्स के अंदर पे देखते हैं कि वहाँ फूड इम्पोर्ट्स जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी हम लोग को FSSAI बताता है और हमें उसको फॉलो करना होता है। प्रोमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड, ईट राइट इंडिया, फूड फोर्टिफिकेशन, क्लीन स्ट्रीट फूड, ये सभी जो इनिशिएटिव है जिसको मैंने लास्ट
क्लास में पढ़ाया था, जो यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है आरपीएससी का, जहां माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। वहां भी मैंने आपको फूड इनिशिएटिव्स के बारे में बताया हुआ है। एफएसएसएआई ने जो इनिशिएटिव्स लिया है वहां हम लोग पढ़े हैं ईट राइट इंडिया, फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पर टाइम टू टाइम जो एफबीओज को है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, साथ ही अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स होता है, कैंपेनिंग होता है, वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो भी अपडेट हुआ है रूल्स में, रेगुलेशंस में, वो हमें पता रहे, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को वो नॉलेज में रहे और वो अपने यूनिट में उसको ऑपरेट कर सके। सो एफएसएसएआई initiatives and function is very very important. Again I am telling you, in the syllabus you must have a better knowledge on this point. Next हम लोग देखेंगे कि यूनिट नंबर 3, हमारा यूनिट नंबर 3 यहाँ से हम पढ़ेंगे कि हमारा जो फूड टेक का जो पार्ट है वहाँ क्या क्या पोर्शन इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज फूड केमिस्ट्री, जहाँ हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, इन सब के बारे में। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पोर्शन इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कवर करना है। फर्स्ट इज स्टार्च, सेकेंड इज सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, पेक्टिन, इन सभी पॉलीसेकेराइड्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। डाइटरी सब्सटेंसेस, पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको ये कंटेंट देख करके ये समझना होगा कि जो पोर्शन है, सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है। सो आपको प्रिपरेशन जो है वो सही टाइम पर करना है एंड अप्रोप्रिएट वे में करना है। एक स्ट्रैटेजिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, राइट। एंड आप जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू कैन रियलाइज दैट यस हाउ वी विल अप्रोच टू द राइट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है प्रोटीन। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स यहाँ मेंशन है दैट इज़ क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनके फंक्शंस है उसको भी यहाँ कवर करना है। लिपिड्स के केस में भी यही हमें पढ़ना है, लाइक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, रैंसिडिटी ऑफ फैट्स यहाँ पर हमें कवर करना है। नेक्स्ट इज एंजाइम, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये हर PYQ को अगर आप उठा के देखेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये एक मार्क्स गेनिंग टॉपिक भी है, आई मस्ट से। एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, इट्स सोर्सेज, specificity of enzymes, factors affecting the growth of enzyme, enzymatic and non-enzymatic browning in different food, जैसे कुछ important topics है जो आपको enzyme में cover करना है। Next is pigments, जिसमें हमें पढ़ना है carotenoids, chlorophyll, anthocyanin, tannin and myoglobin। फूड फ्लेवर का जो पोर्शन है इसमें हमें कवर करना है टर्पीन्स, ईस्टर, कीटोन्स एंड क्विनॉन्स। नेक्स्ट फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में, इसको एक स्मार्ट स्टडी देना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट में हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो है वो है स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, डिटेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें 2 फैक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, एंड हम लोग इसमें देखते हैं ग्रोथ एंड डेथ काइनेटिक्स। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारे सामने बनता है दैट इज़ फूड स्पॉयलेज, क्योंकि जो बैक्टीरियाज है जिसके बारे में हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड इंडस्ट्रीज़ में कुछ यूज़फुल भी होते हैं, और साथ ही जो कुछ बैक्टीरियाज है वो स्पॉयलेज भी कॉज करते हैं। सो इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया हुआ है जो आपको पढ़ना है। सो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बैक्टीरिया कॉजिंग स्पॉयलेज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको देखना है, और प्रोडक्ट्स जो मेंशन है दैट इज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ब्रेड स्पॉयलेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट, एग स्पॉयलेज। यहाँ आपको बेसिकली जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम याद करने होते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ मोल्ड्स है,
कौन विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्पेसिफिक स्पॉइलेज, ये आपको इसमें याद करना होता है, इसको आपको रीड करना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है foodborne diseases. Bacteria are responsible to cause foodborne diseases, जिसमें बैक्टीरियल पैथोजेंस, सैल्मोनीला जो कॉज करता है सैल्मोनेलेसिस, बैसिलस, लिस्टेरिया, इकोलाई, शाइगेला एंड कॉम्पाइलोबैक्टर, ये जो जेनस है इसका हमें पढ़ना होता है फूडबॉर्न डिजीजेज मेनली। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एस्परगिलस, जो कि एफ्लाटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन जैसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, लाइक विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग दोज टॉक्सिन्स, वो हमको पढ़ना है और उनका इफेक्ट्स हमें देखना है। Later on we'll see that food hazard and hygiene. Food hazard of natural origin, seafood toxins जिसमें marine जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमें देखना है, बायोजेनिक अमीन्स, एल्केलॉइड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सामने वो है प्रोटीज इनहिबिटर, फाइटेट्स। टाइप ऑफ हजार्ड में हमें देखते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। ये तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही बनता है कि हजार्ड कितने तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसमें डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे के पूछा जाता है और आपको बताना होता है कि इज दिस अ फिजिकल हजार्ड और केमिकल हजार्ड और बायोलॉजिकल हजार्ड, राइट। सो आई होप आपको टॉपिक्स जो है वो क्लियरली समझ में आ रहा है, बिकॉज आपको मैं टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चन भी बताती चल रही हूँ, सो दैट इट्स मेक्स वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं वो है FSMS, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। JPSC का जो एग्ज़ाम देकर आए होंगे हाल ही में 27 मई 2024 को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। FSMS स्टैंड्स फॉर, और ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आई मस्ट से, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एज इट इज़। FSMS स्टैंड्स फॉर, और यहाँ आपको लिखना होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो लिखना नहीं होता है, सॉरी, ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। नाउ इसमें जो हमें पढ़ना होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में वो है GHP, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, GLP, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स, गार्बेज एंड सीवेज डिस्पोजल, वाटर सोर्सेज एंड प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5 वो है फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक का टॉपिक, जिसमें हमें प्रिजर्वेशन भी पढ़ना है, लेवलिंग भी पढ़ना है, पैकेजिंग, सैंपल एनालिसिस, एवरीथिंग। प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कुछ फूड आइटम्स के प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी फूड आइटम्स मैंने यहाँ सिलेबस में मेंशन किया हुआ है सेपरेटली। जैसे फर्स्ट में है सेरल्स, तो यहाँ जो भी आपका फूड है जैसे राइस, बार्ले, कॉर्न, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इसके एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड और प्रोसेसिंग मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक है वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अपने कोर्स में। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ टी, कॉफ़ी पढ़ना है हमें। स्पाइसेस से रिलेटेड जो टॉपिक है ये मेंशन है यहाँ पर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कैनिंग, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क में मिल्क जो एक प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, इसमें होमोजेनाइजेशन हो जाए, चाहे पैस्चराइजेशन हो या फिर UHT हो, हर एक टॉपिक से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस पोर्शन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड येस दिस इज ऑल्सो अ मार्क्स गेनिंग टॉपिक आई मस्ट से। यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग जैसे ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पीलिंग, साइज रिडक्शन, ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6 जहाँ है फूड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। फूड न्यूट्रिशन एक टॉपिक जो है वो बहुत इजी होता है, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा बात करें क्वेश्चन के लेवल का तो यूनिट नंबर 5 जो हम लोग फूड टेक, फूड प्रिजर्वेशन का देखे थे, वहाँ पर आपको इन डेप्थ में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट फूड
न्यूट्रिशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे सो यू कैन मैच माय वर्ड्स कि फूड न्यूट्रिशन का टॉपिक बहुत इजी होता है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं बैलेंस डाइट, नेक्स्ट इज एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर टॉक्सिसिटी। कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज़ का, ये हम इसमें पढ़ते हैं। और साथ ही ये भी हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, लाइक ओवरडोज हो जाए, तो उसकी क्या टॉक्सिसिटी होती है। PER प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एंड ये जो है ये एक मार्क्स गेनिंग टॉपिक है इस पोर्शन का। एंटी न्यूट्रिएंट्स में हमें एंटी विटामिन्स, एंटी प्रोटीन्स जैसे जो टॉपिक है वो यहाँ पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने है वो है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे तो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से लो या फिर एक जनरल नॉलेज के टर्म से भी लो, तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में वी शुड नो, बिकॉज हमारा हेल्थ हमारा अपना जो हाथ में होता है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट हाउ वी विल टेक केयर ऑफ अस। तो ये सारे जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स है ये आप अपने लिए भी जो है अगर नॉलेज हो सो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। आप जो सोसाइटी में रहते हो, अगर कोई लोगों को कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से वो जूझ रहे हैं, सो यू कैन guidance them, you can provide the guidance them, you can help them to take the advantages of this program. First में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ NIDDCP, ICDS, NNAPP, WIFS, NFSM एंड FSSAI इनिशिएटिव्स ऑन फूड फोर्टिफिकेशन। यहाँ फूड फोर्टिफिकेशन में हम देखते हैं कि स्टेपल फूड में किस तरह से कुछ विटामिन एंड मिनरल्स का एड ऑन करके हम उस फूड को क्या करते हैं, उस फूड को न्यूट्रिएंट रिच फूड करते हैं। स्टेपल फूड में इसीलिए हम लोग जो है विटामिन मिनरल्स ऐड करते हैं क्योंकि रूरल एरियाज़ के पीपल को उतना ज़्यादा जो है अवेयरनेस नहीं होता है द रोल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उनका जो लाइफ मेनली डिपेंड करता है वो स्टेपल फूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो इसीलिए हम लोग स्टेपल फूड को चूज़ करते हैं फॉर एडिंग द विटामिन एंड मिनरल्स टू इट एंड मेक इट फोर्टिफाइड फूड। तो ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है और एक एक टॉपिक आपको हमारे कोर्स में मिल जाता है अवेलेबल। बस आपको करना है ये कि आपको जस्ट इनरोल करना है कोर्स में और टाइम टू टाइम जो भी आपको सेशन दिया जा रहा हो, जो टाइम मेंशन है आपकी क्लासेस की, वो आपको अटेंड करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जो हम आपको फ्री दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है आपको हमारे कोर्स में फ्री मिल जा रहा है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप अपने लिए चूज़ करिए इतना वास्ट सिलेबस देखिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। इसी के साथ आई विल विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आप चाहे अपने से प्रिपरेशन करें या फिर आप कहीं एनरोल करके प्रिपरेशन करें, आप जो है वो होल हार्टेडली पढ़ाई करें और एग्जामिनेशन को हर हाल में क्रैक करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स। I will meet you in the next video with new important content, with new important topic. So thank you so much, my dear students. Have a nice day.